आज की इस दिलचस्प चर्चा में चलिए सीधे ईसा पूर्व 3री शताब्दी में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की उन शानदार और हलचल भरी सड़कों की कल्पना कीजिए। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ चमकती तलवारों से नहीं बल्कि गहरे रहस्यों और अचूक रणनीतियों से बुना गया था। जरा एक भीड़भाड़ वाले बाजार के बारे में सोचिए। वहां कोने में बैठा वो अंधा भिखारी, या फिर रेशम के दाम पर जोर जोर से बहस कर रहा वो व्यापारी। क्या उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि उनमें से जासूस कौन है? सच तो यह है कि वे शायद बिल्कुल भी वो नहीं है जो वे दिख रहे हैं। वे उस समय के अंडरकवर एजेंट्स हो सकते थे जो खुलेआम सबके सामने छिपकर अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। अब ये शहर असल में कितना विशाल था, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके चारों ओर 9 मील लंबी लकड़ी की दीवारें थीं और करीब 57 बुर्ज थे। एक तरह से देखा जाए तो पाटलिपुत्र उस समय का न्यूयॉर्क था। लेकिन इस भारी भरकम भव्यता के पीछे एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा तंत्र काम कर रहा था जिसे देख पाना नामुमकिन था। और इस पूरे जाल के मास्टरमाइंड थे महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य। इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं दृश्यमान साम्राज्य, जानकारी ही शक्ति है का सिद्धांत, संस्था और संचारा जासूस, उस समय का जैविक युद्ध, फिर नंद वंश का पतन और अंत में देखेंगे इसकी आधुनिक विरासत को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है चाणक्य का मूल दर्शन। जानकारी ही असली ताकत है। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसके हाथियों या घोड़ों की गिनती से नहीं तय होती, बल्कि लगातार और एकदम सटीक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से होती है। मिस्र के पिरामिडों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, है ना? वो एक बहुत बड़ा नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट था जिसमें अपार धन और मेहनत लगी थी। ठीक उसी स्केल पर मौर्य साम्राज्य का ये जासूसी तंत्र एक विशाल नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये पूरे राष्ट्र को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अहम और मजबूत ढांचा था। अर्थशास्त्र का ये विचार इस पूरी बात को एकदम सटीक तरह से समझाता है। इसमें कहा गया है, एक राजा को कभी भी सिर्फ अपनी 2 आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जासूसों की हजारों आंखों से देखना चाहिए। सोचिए कितना गहरा अर्थ है इसका। साम्राज्य की ये अदृश्य पड़ते ही उसे उसकी असली विजन और सुरक्षा देती थीं। अब आते हैं उन जासूसों पर, संस्था और संचारा। चाणक्य ने अपने इस जासूसी नेटवर्क को बहुत ही शानदार तरीके से 2 अलग-अलग ब्रांच में बांटा था। ये कोई ऐसी ही अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मशीन थी। तो ये काम कैसे करता था? मुख्य रूप से 2 हिस्सों में। एक तरफ थे संस्था, यानी एक ही जगह रहने वाले जासूस। ये वे लोग थे जो सालों साल एक ही बस्ती में टिके रहते थे, कभी एक दुकानदार बनकर, कभी छात्र, तो कभी साधु के भेष में। वे धीरे धीरे लोगों का गहरा भरोसा जीत लेते थे। और दूसरी तरफ थे संचारा, यानी ऐसे घोष जासूस जिनका कोई एक ठिकाना नहीं था। ये कलाबाज, नर्तकी या ज्योतिषी बनकर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते रहते थे और बेहद अहम खुफिया बातें जुटाते थे। हमारा अगला विषय है विषकन्या, यानी प्राचीन काल का जैविक युद्ध। खुफिया जानकारी जुटाने से एक कदम और आगे बढ़कर ये चाणक्य की रणनीति का एक बेहद घातक, आक्रामक और खौफनाक हथियार था। विषकन्या, जरा इसके बारे में सोचिए। एक ऐसी सुंदरी जिसे बचपन से ही खाने में बहुत थोड़ा थोड़ा जहर देकर बड़ा किया गया हो। क्यों? ताकि उसका शरीर उस जहर का आदी हो जाए। और इसका नतीजा क्या होता था? उसका पसीना या लार ही सामने वाले के लिए जानलेवा बन जाता था। ये उस जमाने का बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। महज एक स्पर्श या एक चुंबन और बिना कोई सुराग छोड़े अचूक हत्या कर दी जाती थी। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तरीका। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि चाणक्य का मानना था, अगर दुश्मन को बिना मैदान में लड़े ही हराया जा सकता है तो फिर फालतू में खून क्यों बहाना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता शांतिप्रिय थी ना, वैसे ही चाणक्य ने युद्ध को दिमागी स्तर पर जीतना सिखाया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध और फूट डालो और राज करो की कला को अंग्रेजों से पूरे 2000 साल पहले ही मास्टर कर लिया था। चलिए अब इन सभी सैद्धांतिक बातों को हवा में नहीं, बल्कि नंद वंश के पतन की एक असली ऐतिहासिक घटना से समझते हैं। स्थिति कुछ ऐसी थी। एक तरफ था राजा धनानंद, जिसके पास बेशुमार दौलत और एक बहुत विशाल सेना थी। उसका खजाना इतना भरा हुआ था मानो विजयनगर के बाजारों में हीरे जवाहरात बिखरे हों, एकदम भारी भरकम और सामने दिखने वाली ताकत। और दूसरी तरफ थे चाणक्य।
उनके शस्त्रागार कोई तलवारें या हाथी नहीं थे, बल्कि अदृश्य रणनीतियां, गुप्त गठजोड़ और दिमाग का खेल। इस बड़े साम्राज्य का पतन 3 अचूक कदमों में किया गया। पहला कदम, चाणक्य ने अपने जासूसों के जरिए धनानंद के ही खास मंत्रियों को उसके खिलाफ कर दिया। हड़प्पा जैसी प्राचीन मुद्राओं या खुफिया सील के जरिए खुफिया संदेश भेजे गए। फिर दूसरा कदम, दुश्मन के खेमे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं और ऐसा खौफ पैदा किया गया कि लोग अंदर से कांपने लगे। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, सेना को ये यकीन दिला दिया गया कि उनका राजा शापित है। जरा सोचिए, असली जंग शुरू होने से पहले ही धनानंद की आधी से ज्यादा सेना मानसिक रूप से घुटने टेक चुकी थी। यही तो असली जीत थी। अब प्राचीन मौर्य साम्राज्य की उन खामोश दीवारों और गलियारों से निकलकर जरा आज की दुनिया की तरफ आते हैं। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है, लेकिन राष्ट्र को सुरक्षित रखने के जो सिद्धांत चाणक्य ने उस समय स्थापित किए थे, वे आज भी बिल्कुल जिंदा हैं। आज चाहे वो भारत की रॉ हो या फिर इजराइल की मोसाद, दुनिया भर की मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसियां जाने अनजाने में उन्हीं बुनियादी उसूलों पर काम कर रही हैं। उनका मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं होता, बल्कि सूचना के उसी अदृश्य जाल से अपने अपने देश को सुरक्षित रखना होता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या आज के इस हाईटेक दौर में भी वो अदृश्य जासूस या जैविक ऑपरेटिव हमारे बीच इसी भीड़ में चल रहे हैं? शायद अब अगली बार जब भी कोई किसी भीड़भाड़ वाले बाजार से गुजरेगा तो आसपास के लोगों को देखने का नजरिया कुछ बदल सा जाएगा। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास में जो कुछ भी दर्ज है वो अक्सर हमारे वर्तमान का ही ब्लूप्रिंट होता है। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।